पागल पिशाचनी द्वारा पिशाचनियों के इतिहास को सुनकर मैं विश्राम हेतु पलंग पर सो गया। बूढ़ी पिशाचनी के हाथ बंधे और उसके बाल में 3 गांठ लगे हुए थे और आदेशपाल पागल पिशाचनी के एक सहेली को लाने गई हुई थी और मेरे दिमाग में चल रहा था कि जितना जल्दी हो पिशाचनी लोक के राजमाता के सिंहासन पर पागल पिशाचनी को बैठाकर किसी प्रकार उस दरवाजे की चाबी को हासिल करके इस अद्भुत साधना को पूरा करना। लेकिन पागल पिशाचनी के द्वारा पिशाचनी के इतिहास सुनने में कार्य थोड़ा धीरे चलने लगा, लेकिन पिशाचनी के इतिहास को सुनने में हमें काफी मजा भी आ रहा था। इतना रोमांटिक इतिहास मैंने कभी नहीं सुनी थी। थोड़ा देर विश्राम करने के बाद मैं उठा और पागल पिशाचनी से पूछा, संक्रेता, लगता है तुम्हारी सहेली अभी तक नहीं आई और वो आदेशपाल भी अभी तक नहीं लौटी है। पागल पिशाचनी बोली, तुम चिंता मत करो, वो जरूर आएगी जब तक तुम मेरी कथा को सुनो। ये कथा तुम्हारे काम भाव को बढ़ा सकती है। अपने दिल और दिमाग पर काबू रखना। इस कहानी को सुनकर तुम एक ऐसी शक्ति के बारे में जानोगे जो तुम्हें आने वाले दिनों में काफी मदद करेगी। तो ध्यानपूर्वक सुनो पिशाचनियों के इतिहास। मित्रनाथ ने वहां पर एक सोने के गिलास में उस जल को परोसा। उसके बाद कर्ण पिशाचनी का मंत्र आवाहन करके उस जल पात्र में फूका। उस जल पात्र में फूकने पर कर्ण पिशाचनी की शक्तियां उस जल में प्रवेश कर गई। इस कारण से वह जल अत्यंत ही मधुरम, बहुत ही मीठा और अत्यंत ही सुगंधित जल बन गया। मित्रनाथ उस जल को थोड़ा सा पीने के बाद कहा, यह तो शरबती योग्य हो गया है। राजकुमारी के मन में भी उस जल की मिठास को चखने के लिए कौतूहल होने लगी। तभी राजकुमारी बोली, क्या आप इस जल को मुझे नहीं पिला सकते? ऐसा कहकर मित्रनाथ को अपनी बात से राजकुमारी ने आकर्षित किया। मित्रनाथ भी तो यही चाहता था कि किसी प्रकार से यह वशीकरण वाला जल मैं राजकुमारी को पिला सकूं। उसने एक बार फिर से वैसे ही जल बनाया और पिशाचनी के मंत्र का आवाहन किया और पिशाचनी से कहा कि जल के माध्यम से आप इसके शरीर में प्रवेश कर जाइए। हुआ भी वही। उसने मंत्र को पढ़ते हुए 7 बार उस जल को राजकुमारी को पीने के लिए दिया। राजकुमारी ने जल को पिया और वह अत्यंत ही खुश हो गई और कहने लगी, इतना सुगंधित द्रव्य मैंने आज तक नहीं पिया। इसका स्वाद अत्यंत ही मधुर है और बहुत ही अच्छा है। मैं अपने पिता से कहूंगी कि आप उनके लिए भी ऐसा ही जल बनाएं और वह इसे पीकर अत्यंत खुश होंगे। इस प्रकार से वह अत्यंत संतुष्ट भी होंगे। कर्ण पिशाचनी राजकुमारी के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। रात्रि में जब वह अपने कमरे में सोया हुआ था तब मित्रनाथ ने पिशाचनी मंत्र का आवाहन किया। उसे मालूम था कि पिशाचनी अब राजकुमारी के शरीर में स्थित है और राजकुमारी को कोई होश नहीं है। राजकुमारी उसी अवस्था में वहां से भागती सभी सैनिकों को चकमा देती हुई राजमहल के उस कमरे में आ गई जहां मित्रनाथ सोया हुआ था और मित्रनाथ के बगल में जाकर सो गई। राजकुमारी मित्रनाथ के मुंह पर लगातार चुंबन करने लगी। राजकुमारी के इस हरकत से मित्रनाथ जाग गए। मित्रनाथ समझ गए कि मेरा किया हुआ प्रयोग सफल हो चुका है। मित्रनाथ उसके चुंबन को रोकते हुए उसने कहा, मैं तुम्हें प्रेम करता हूं और तुमसे विवाह भी करना चाहता हूं। इसके लिए तुम्हें अपने पिता को मनाना होगा। कुछ भी करके तुम अपने पिता को मना लो। उसकी बात को सुनकर राजकुमारी अत्यंत खुश हो गई और कहने लगी, मैं कुछ भी करके आपको प्राप्त करना चाहती हूँ। आपके सिवा मुझे कोई अन्य पुरुष पसंद नहीं है। आपके शरीर से आती सुगंध से मैं काम विवरण हो चुकी हूँ। मैं आपसे संबंध बनाना चाहती हूँ। आपसे एक पुत्र उत्पन्न करवाना चाहती हूँ। मुझ में इतनी बेचैनी बढ़ गई है कि मैं अब कहूँ तो क्या कहूँ। आपके कहे अनुसार मैंने आपसे विवाह करने के लिए तुरंत ही तैयार हूँ। कल सुबह मैं अपने पिता से इस संबंध में पूरी बात करूंगी और उन्हें इस बात के लिए तैयार भी करूंगी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मित्रनाथ ने फिर कर्ण पिशाचनी मंत्र को पढ़ा और राजकुमारी के अंदर से काम शक्ति को हटा दिया ताकि ऐसा न हो कि कोई गुप्तचर या सैनिक इस अवस्था में हमें देख ले और बनी बनाई बात बिगड़ जाए। अगले दिन राजकुमारी राजा के पास गई और उन्हें सारी बात बताई। मैं मित्रनाथ से प्रेम करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन राज्य के मंत्री सुमित ने इस बात का विरोध किया। सुमित ने बोला, पता नहीं कहाँ से आया तांत्रिक, मुझे ठीक ठाक नहीं लगता है, इसलिए आप इसकी जांच पड़ताल कर लीजिए और तभी ऐसा कार्य करिए, अन्यथा इस कार्य को आप ना करिए क्योंकि मुझे इस तांत्रिक पर शक हो रहा है। सुमित की बात को सुनकर राजा ने कहा, मैं दोनों ही बातों पर विचार करूंगा और वह राज्य के पुरोहित के पास चले गए। राज्य के पुरोहित ने कहा, अगर यह सच में तांत्रिक है तो इसके पास सेना भेज दीजिए। अगर यह सेना को पराजित कर देगा तो ही यह वास्तविक तांत्रिक होगा, अन्यथा इसकी शक्तियां केवल मजाक है और लोगों को मूर्ख बनाने के लिए है। राजकुमारी को बरगलाकर आपका राज्य हड़पना चाहता होगा, इसलिए जाइए उसके पास सैनिक भेजिए जहां यह रहता है
और उसको पराजित कर डालो। अगर वह मारा जाए तो यह भी सही है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का होना से नहीं होना ही अच्छा है, जो आते ही राजकुमारी को अपने प्रेम में फंसा ले। उस पुरोहित की बातों को मानकर राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ और उसे पकड़कर ले आओ। अगर वह कोई प्रयोग न कर पाए तो उसे वहीं पर मार डालना। पूरे राजमहल में यह घोषणा हो गई कि राजकुमारी को अपने प्यार के जाल में फंसाने वाले तांत्रिक से आज युद्ध होने वाली है। अगर वह तांत्रिक राजाओं की सेना को परास्त करने में सक्षम रहा तो उस तांत्रिक के साथ राजकुमारी की शादी कर दी जाएगी, और अगर वह परास्त हो गया तो उस तांत्रिक को सेनापति के द्वारा मौत दे दी जाएगी। राजा द्वारा घोषित इस बात की जानकारी जैसे ही कर्णपिशाचिनी को हुई, वो तुरंत मित्रनाथ के पास पहुंच गई। शाम का समय था। कर्णपिशाचिनी प्रकट होकर मित्रनाथ से कहने लगी कि आज रात तुम पर आक्रमण होगा और तुम्हें जान से मारने की कोशिश की जाएगी, और मैं इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। यही मैं चाहती थी कि ऐसा कोई सवर्ण अवसर आए और राजा बनने का मौका तुम्हें प्राप्त हो सके। मित्रनाथ ने पूछा, हे देवी, आप मुझे ये बताओ कि वह मुझे मारने क्यों आ रहे हैं, इसका क्या कारण है? तो कर्णपिशाचिनी ने बताया कि तुम्हारा प्रेम संबंध राजकुमारी से हो जाने से राजा और राजा के मंत्रियों ने आदेश दिया है कि तुम्हें मार दिया जाए। अगर तुम उन्हें तंत्र शक्ति से पराजित कर पाए तो निश्चित रूप से तुम्हारा विवाह राजकुमारी से हो जाएगा, अन्यथा आज तुम मारे जाओगे और तुम्हें पानी तक नसीब नहीं होगी। कर्णपिशाचिनी की बातों को सुनकर मित्रनाथ बहुत ही ज्यादा घबरा गया और घबराते हुए कर्णपिशाचिनी से कहा, हे वशीकरण की देवी, मुझे कोई मार्ग बताओ और आप ऐसा कोई कार्य करो जिसकी वजह से मैं युद्ध में विजय हो जाऊं, क्योंकि उस राजा से पंगा लेने की सलाह आप ही ने दिया था और अब मुझे बचाना भी आपका कर्तव्य बनता है। कर्णपिशाचिनी एक खतरनाक मुस्कान लेते हुए बोली, सुनो मित्रनाथ, मैं जो कहती हूँ वैसा ही करो। अगर तुम मेरे बताए गए कार्यों को करोगे तो तुम इस युद्ध में विजय होकर यहाँ के राजा बन जाओगे, लेकिन मैं जैसा बोलती हूँ वैसा ही करो। मित्रनाथ ने पूछा, हाँ देवी बताइए, ऐसा मुझे क्या करना होगा? कर्णपिशाचिनी बोली, जंगल के बीच में जाओ जहाँ पर बहुत सारे वृक्ष लगे हुए हैं। वहाँ पर एक मैदान खाली पड़ा हुआ है, उधर एक कोना होगा और वहीं पर एक बड़ा सा पत्थर भी होगा। तुम वहाँ जाकर उस पर बैठ जाना और तुम्हारे पास जितना भी सोना है वह सब सोना अपने साथ लेकर जाना, और उस सोने से वहाँ आसपास रहने वाले सारे श्रमिकों को तैयार कर लेना। मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करना, और एक त्रिकोणा गड्ढा बनाना जो 50-50 मीटर की दूरी के बराबर, यानी तुम्हें बहुत ही विशालकाय त्रिकोणा गड्ढा बनाना है। उस त्रिकोण गड्ढा बनाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। रात 12 बजे के करीब तुम पर हमला होगा। उस वक्त मैं तुम्हारे साथ बहुत सारे भूत प्रेत पिशाचनियों को दे दूंगी, जो तुम अपने साथ श्रमिक लेकर जाओगे। उन श्रमिकों के अंदर में भूत प्रेत पिशाचनियों को मैं बैठा दूंगी, जिससे वे इस कार्य को बहुत तेजी से संपन्न कर देंगे। मित्रनाथ ने कहा, ठीक है देवी, जैसा आप कहेंगे वैसा ही मैं करूंगा। फिर शाम 7 बजे मित्रनाथ अपना धन को लेकर और श्रमिकों की टोली को लेकर उस जंगल में चला गया। मित्रनाथ जंगल में जाकर उस पत्थर पर बैठकर पिशाचिनी के मंत्र का जाप करने लगा। मित्रनाथ के द्वारा मंत्र जाप करते ही कर्णपिशाचिनी ने सभी 500 श्रमिकों के शरीरों में भूत प्रेत और पिशाच को बैठा दिया। वह सभी श्रमिक भाले भी साथ में लेकर आए थे। सभी भालों को सीधा करके, यानी भालों का नुकीला हिस्सा ऊपर करके गड्ढों में गाड़ दिया गया। इस प्रकार से पूरी की पूरी एक विचित्र स्थिति पैदा कर दी गई। कर्णपिशाचिनी ने कहा, सुनो मित्रनाथ, अब तुम एक काम और करो, बहेलिया से जाल जाकर मांग लो और वह जाल इस पूरे के पूरे गड्ढों पर डाल दो और उसके चारों तरफ से कीलों से ठोक करके एक जाल सा बना लो। इस तरह जाल बना देने के बाद उसने कहा, जंगल में जितने भी पत्ते हैं सारे सूखे पत्ते इस जाल पर बिछा दो। मित्रनाथ ने कर्णपिशाचिनी के मंत्र का प्रयोग किया और सभी भूत प्रेत पिशाच ने हवा के द्वारा सारे पत्ते जितने भी जमीन पर गिरे हुए थे वह सारे सूखे पत्ते उस जाल के ऊपर डाल दिए। अब ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि अब केवल आपको पत्ते ही दिखाई देंगे। नीचे एक बड़ा सा जाल था, उस जाल के नीचे गड़े हुए भाले खड़े थे और वहां इन सब के नीचे लकड़ियां बिछी हुई थी। ऐसी स्थिति पैदा होते देख मित्रनाथ को कुछ समझ में नहीं आया, यह क्या हो रहा है। अब कर्णपिशाचिनी ने कहा, तुम इसके एक कोने पर बैठ जाओ और दूसरे कोने से तुम्हारी तरफ आने का कोई मार्ग नहीं बचनी चाहिए, केवल 3 तरफ से ही आने का मार्ग हो। उसके बाद मित्रनाथ को एक कोने में बैठा दिया गया। रात होते ही राजा ने अपनी सेना को आदेश दिया कि जाओ इस रात्रि में उस तांत्रिक पर हमला कर दो। राजा द्वारा आदेश पाकर सभी सेना तांत्रिक के घर पर हमला करने
पहुंच गया। सैनिक मित्रनाथ को भूखे शेर की तरह उसके घर में ढूंढ रहे थे। तभी सैनिकों को पता लगा कि तांत्रिक अपने घर पर नहीं आए। मित्रनाथ के बारे में सैनिकों को पता चला कि वह जंगल में चला गया है। इतना सुनकर सभी सेना जंगल की ओर चल पड़ी। कुछ दूर जंगल में चलने के बाद उन्हें मित्रनाथ दिख गया। मित्रनाथ पर नजर पड़ते ही राजा के सभी सेना बड़ी तेजी से मित्रनाथ पर हमला करने के लिए टूट पड़ा। इधर पिशाचिनी के मंत्र का प्रयोग मित्रनाथ सैनिकों के ऊपर कर दिया। जैसे ही मित्रनाथ ने सैनिकों के ऊपर मंत्र का प्रयोग किया, धूल भरी एक बहुत तेज आंधी चली और कुछ भी दिखना बंद हो गया। सेना तेजी से दौड़ते हुए आगे बढ़ती चली गई और वही बड़े से जाल में फंस गई। सेना को मित्रनाथ की तरफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सेना लोग ये नहीं देख पाया कि सामने एक बड़ा सा कुंड है। धीरे धीरे एक एक करके सभी सैनिक उसमें गिरते चले गए। जो सैनिक उसमें गिरता हुआ भालों से घायल होकर वहीं पर मर जाता। इस प्रकार से उस राजा के 108 सैनिक मारे गए। तभी कर्ण पिशाचिनी उस बवंडर को रोक दिया। बवंडर को रोकते ही सैनिक चकित हो गए और बचे हुए सैनिक आपस में बात करने लगे कि हम लोग में से कुल मिलाकर 108 सैनिक मारे गए हैं और सबके सब उस कुंड में गिरकर मरे हैं। सैनिकों ने ऐसी दृश्य को देखकर वापस भागने लगे। तब तक कर्ण पिशाचिनी का कार्य संपन्न हो चुका था। कर्ण पिशाचिनी ने मित्रनाथ से कहा, सुनो मित्रनाथ, अब तुम्हारे हवन का समय हो चुका है। संकल्प लो कि तुम 108 सैनिकों की बलि मुझे अर्पण करते हो। मेरी एक मूर्ति तुम अपने सामने बनाओ और उस मूर्ति का पूजन करो। कर्ण पिशाचिनी के कथनानुसार मित्रनाथ ने एक मूर्ति बनाई और उसका पूजन किया और तंत्र प्रयोग के द्वारा वहां पर एक तिकोना कुंड में कर्ण पिशाचिनी के कहने पर 108 आहुतियां अर्पण करनी है। 108 सैनिकों की लाशें नीचे लकड़ियों पर पड़ी हुई है। तुम्हें एक जलता हुआ कपूर मात्र डालना है और आहुतियां देते रहना है। लगातार आहुतियां देते रहना। मित्रनाथ ने ऐसे ही किया। उसने जलता हुआ कपूर उस हवन कुंड में फेंक दिया। क्योंकि वह तिकोना बनाया हो विशाल कुंड की, वह इतना विशाल कुंड था कि उसमें 108 सैनिक मरे हुए थे। अब पूरा कुंड जलने लगा। मित्रनाथ उस पर आहुतियां देता गया और धीरे धीरे करके सभी आत्माएं मुक्त होने लगी। 108 सैनिकों की एक विशाल सेना भूत प्रेत के रूप में कर्ण पिशाचिनी को समर्पित हो गई। कर्ण पिशाचिनी ने ठहाका मारकर बहुत जोर जोर से हंसने लगी। उसने कहा, चलो अब से तुम राजा हुए। तुमने मेरी शक्तियों को असीम बना दिया है। समय बीतता जा रहा है। अब तुम ऐसा करो, चलो उस राजकुमारी को अपने पास बुलाओ और मेरा आवाहन करो। कर्ण पिशाचिनी के बात को मानकर मित्रनाथ ने आवाहन किया। मित्रनाथ जैसे ही आवाहन किया, वह पिशाचिनी तुरंत राजकुमारी के शरीर में प्रवेश कर गई। राजकुमारी राजमहल से दौड़ती हुई भागी। वह वहां से कहती आ रही थी, मित्रनाथ मित्रनाथ मित्रनाथ, मैं तुमसे विवाह करूंगी। उसके पीछे राजा की पूरी सेना लगी हुई थी और राजा ने आदेश दिया कि किसी भी प्रकार से राजकुमारी को रोको। लेकिन राजकुमारी कैसे रुकने वाली थी? उसकी चलने की गति उड़ने के समान हो गई थी, कारण कि उसके शरीर में पिशाचिनी ने प्रवेश किया था और वह किसी भी तरह से मित्रनाथ को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। उसे मित्रनाथ को अपना पति बनाना था। इतनी तेज से दौड़ती हुई राजकुमारी के पीछे सेना और काफी सारे लोग, इन सब के साथ राजा भी दौड़ते हुए उसके पीछे जा रहे थे। राजकुमारी को कुछ ही पल लगे तेजी से जाते हुए और वह मित्रनाथ के पास पहुंच गई। मित्रनाथ ने यज्ञबेरी कुंड अलग से बना रखा था अपने विवाह के लिए। इस बात को कर्ण पिशाचिनी ने उसे पहले ही समझा रखी थी। राजकुमारी को आते ही मित्रनाथ ने राजकुमारी की मांग में सिंदूर भर दिया और दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहना दी। मित्रनाथ राजकुमारी को मंगलसूत्र पहनाने के बाद 7 फेरे लेकर इस विवाह को संपन्न कर दिया। इस प्रकार यह गंधर्व विवाह हो गया। राजकुमारी आलिंगन लेकर वहां पर खड़ी हो गई। प्रजा, सैनिक और राजा सब वहां पहुंच गए। अब मित्रनाथ ने बहुत तेज आवाज में कहा, राजकुमारी आज से मेरी हो गई, यह मेरी पत्नी है, इसलिए राजन आप यहाँ से चले जाइए, या तो मुझे अपना सहज दामाद स्वीकार कर लीजिए, अन्यथा मैं तो अपने प्राण दूंगा ही और मेरे साथ राजकुमारी भी अपनी प्राण त्याग देगी। इस दृश्य को देखकर और मित्रनाथ की बातों को सुनकर राजा भावुक होकर हतप्रभ रह गया। राजा ने सोचा कि इससे अच्छा तो यही है कि इसे अपना दामाद स्वीकार कर लूं और अपने राजमहल में ले चलूं। राजा ने मित्रनाथ को आमंत्रित किया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें दामाद स्वीकार करता हूँ, आज से तुम मेरे दामाद हुए। चलो राजमहल चलकर बात करते हैं। लेकिन साथ ही साथ एक कार्य और संपन्न करना था। पागल पिशाचिनी उस सहेली को लाने के लिए रीनी पिशाचिनी को भेजकर
पिशाचनियों के इतिहास बताने में ऐसे भाव विभोर हो गई कि आगे क्या करना है ये उसे कुछ भी पता नहीं था। मैं उसको देखकर सोच रहा था कि एक पिशाचनी में किसी भी चीज को लेकर उत्तेजना कूट कूट कर भरी रहती है, फिर चाहे वो कहानी ही क्यों ना हो। लेकिन मैं दुविधा में था कि आखिर ये पागल पिशाचनी अपने सभी कार्यों को भूलकर ये कहानी सुनाने में इतना मशगूल क्यों हो गई। तभी मैं उसको कहानी सुनाने से रोकते हुए बोला, संक्रेता थोड़ी देर के लिए चुप रहोगी, क्योंकि तुम्हारे इस इतिहास को सुनकर मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या तुम जवाब दोगी? पागल पिशाचनी बोली, पूछो क्या पूछनी है तुमको। मैं बोला, तुम ये जो पिशाचनी के इतिहास अपने सभी कार्यों को छोड़कर सुनाते जा रही हो, इसका राज क्या है? ये बात सच है कि तुम्हारी इस कथा को सुनकर कोई भी रहस्य को जान सकता है, लेकिन इस वक्त जबकि तुम्हारे पास अभी बहुत सारे कार्य करने के लिए पड़े हुए हैं और तुम इस कथा को सुनाने में व्यस्त हो गई हो। पागल पिशाचनी बोली, इसके पीछे दो वजह है। पहला यह है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मेरा फर्ज बनता है कि तुमको किसी भी चीज की कमी इस पिशाचनी लोक में नहीं होनी चाहिए। सिर्फ एक ही चीज की कमी तुमको यहाँ पर हो रही थी, जिसको तुम बहुत प्यार करते हो, वो है ज्ञान अर्जित करना। तुम किसी भी रहस्य को जानने के लिए बहुत उत्सुक रहते हो। तुम्हारी इस कमी को मैं पूरा कर रही हूँ। और दूसरी वजह यह है कि पिशाचनी के इतिहास का प्रचार प्रसार भी होगा, जो इस पिशाचनी लोक में कोई भी पिशाचनी नहीं करती। मैं पागल पिशाचनी के इस बात को सुनकर दंग रह गया।